हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के माइंड मैप के सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो जो लॉ है और जो भी बेसिकली फार्मूलाज वगैरह है उसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, एज वेल एज कुछ हम लोगों ने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा था, जैसे कि थ्योरेटिकल लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, या फिर आप कह लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। ये सारा को एक बार अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, राइट। ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा चैप्टर है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम मुझे चाहिए 5 से 6 घंटा, तब जाकर ये कंप्लीटली एक्सप्लेन हो पाएगा, राइट। भाई देव, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, या आपका जो नॉलेज है या आपका कॉन्सेप्ट है वो हिला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री में फिजिक्स का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप इनरोल करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, और साथ में आप जो है वो नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका माइंड मैप है, यानी कि जस्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। जो बच्चे लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, उनके लिए स्पेशल वीडियो है, ताकि उनका रिवीजन हो जाए और क्या क्या चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको पता चल जाए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है इस चैप्टर में, जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आप जब चार्जेस के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आपको कूलम्स लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, राइट। तो कूलम्स लॉ क्या है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। कूलम्स लॉ ये बता रहा है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस है तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, अब देखो जब भी आप कोई 2 चार्ज रखोगे, मान लो एक ये चार्ज है दूसरा ये चार्ज है, या तो एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ओके। कुछ भी हो, इन दोनों के बीच में एक फोर्स जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर दोनों का दोनों मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा भैया, इसमें हम लोगों का रिपल्सन फोर्स होगा। और दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी दिस वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव, देन इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। बाय द वे दोनों केस में हमारा फोर्स काम कर रहा होगा। तो इस वक्त जो इसमें फोर्स होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, या उस फोर्स को कैसे हम लोग बेसिकली लिखेंगे, तो वो फोर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वो जो फोर्स है वो एक्चुअल में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, यानी कि एक चार्ज का वैल्यू Q1 मान लेते हैं, दूसरा चार्ज का वैल्यू Q2 मान लेते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है। ये हमें कूलम्स लॉ बताता है। जब दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को ये वाला इक्वेशन मिलता है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि फोर्स जो है वो फोर्स जो है वो बराबर है हमारा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे K का वैल्यू क्या होगा CGS सिस्टम में, क्या होगा, और आपका CGS में तो 1 हो जाएगा, और फिर साथ ही साथ SI सिस्टम में क्या होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाय द वे कूलम्स लॉ आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ में जब आप बढ़ोगे तो बेसिकली ओम्स लॉ से जो मेन चीज जो हम लोगों को मिलता है, दैट इज रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपका करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हम लोग कोई एक कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, और जितना भी कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ये सारा कुछ अगर हम लोग नॉर्मल रखते हैं, तो उस वक्त में जो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली वैरी करेगा कि उसके एंड में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें ओम्स लॉ से मिल रहा है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिलता है, जो कि आपका अगर देखें तो करंट के इनवर्सली वैरी कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस केस में क्या होगा कि V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल्स टू R हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखो R अगर बढ़ गया तो I क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली वैरी कर रहा है। अगर R बढ़ता है तो करंट घट जाता है, तो इसीलिए R जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि करंट क्या रुकावट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट जो है वो सही से फ्लो नहीं कर पाएगा और अपना फुल पोटेंशियल के साथ नहीं फ्लो कर पाएगा, ठीक है ना। बेसिकली रेजिस्टेंस करंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, और वहां से आपको रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिलता है जो कि है V बाई आई, ओके। अब रेजिस्टेंस का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी आगे और भी आप पढ़ोगे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, मतलब अभी रिवाइज करेंगे तब, जिसमें आपको अगर हम लोगों ने रेजिस्टर यूज किया और उस रेजिस्टर को हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग तरीके से कंबाइन किया, तो कैसे हम लोग टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ओम्स लॉ पढ़ लोगे तो उसके बाद आपका आएगा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है इसको समझिए थोड़ा सा।
जूल्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी कंडक्टर में हीट कितना प्रोड्यूस होगा। मतलब कि यहाँ से करंट जा रहा है एक कंडक्टर में, ठीक है, और वो करंट बेसिकली इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि वो कंडक्टर जो है वो गर्म हो जाता है। अगर अच्छा सा एग्जांपल आपको दूं तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर आपके घर पे हीटर वगैरह है तो उसमें जो वायर यूज़ होता है, देखते हो जब उससे करंट पास होता है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो देख सकते हो आप, जो नॉर्मल पहले के टाइम में बल्ब यूज़ होता था जो कि रेड कलर का जलता था, उसमें भी क्या होता था आपका, वो जो फिलामेंट यूज़ होता है अंदर में वो पूरा एकदम हीट हो जाता था, गर्म हो जाता था। तो वो हीट जो वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है और उसको कैसे मेजर करेंगे, वो हमें जूल्स लॉ के थ्रू पता चलता है। जूल्स लॉ में हमें 3 लॉ बताया गया है। पहला लॉ ये बताया गया कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा बताया गया कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उस कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ टाइम पे भी डिपेंड करेगा और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग उससे करंट पास करवाएंगे उतना ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो उतना ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, इसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा आप समझिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि फैराडेज लॉ में ये बताया गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी अगर एक क्लोज्ड कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा, ठीक है ना, एक कॉइल है, एक कॉइल इस तरीके से है, ओके, और एक मैग्नेट को अगर आप इस तरीके से यहाँ पे रखते हो जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जनरेट हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो है वो इसके अंदर बार जो हो रहा है वो फ्लक्स कहला रहा है, ठीक है। तो जब भी वहाँ पे फ्लक्स में चेंजेस होगा, ओके, तो एक ईएमएफ जनरेट होगा और वो ईएमएफ मतलब कि इसमें एक करंट जनरेट हो जाएगा और वो इसमें एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और वो तब तक जो रहेगा जब तक आपका ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो होता रहेगा। यानी जितना देर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहोगे उतना देर तक जो है वो वहाँ पे आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो होता रहेगा कंटिन्यूअसली। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना रुक जाएगा तब उस वक्त जो है वो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो भी रुक जाएगा। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ ये बता रहा है कि जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज्यादा चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, यानी कि कितना जल्दी जल्दी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका। तो ये हो गया आपका बेसिकली कुछ लॉज। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाने में, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में किसी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो करंट का मतलब तो आप समझ ही गए यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बढ़िया। अब यहाँ पे जब मैंने आपको रेजिस्टर के बारे में थोड़ा देर पहले बताया था, अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग 2-3 रेजिस्टर को यूज करके एक पूरा का पूरा कंप्लीट कुछ बनाते हैं सर्किट, तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको आपको समझना है। तो अगर मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 ओम का। ओके, याद रखना है कि आपका ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकला था, तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है उसको ओम कहते हैं। ओके, तो ये 5 ओम का है, ये मान लेते हैं हम लोग 6 ओम का है, और ये मान लेते हैं 12 ओम का है। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो कितना है, तो आपको जस्ट सिंपली इसको ऐड कर देना है, ठीक है, जस्ट इसको ऐड कर देना है। अगर वो एंड टू एंड जुड़ा रहा तो, या एंड टू एंड का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, ओके, और फिर उसका एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ, फिर उसका एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ, इस तरीके से अगर, यानी कि एक सीरीज में, ओके, एक सीरीज में अगर जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जस्ट आपको सबको ऐड कर देना है तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वहीं पे अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि आपका एक रेजिस्टर ऐसे है, दूसरा आपका ऐसे है, तीसरा आपका ऐसे है, और सारा का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह जुड़ा हुआ है और सारा का एंडिंग पॉइंट एक जगह जुड़ा हुआ है, तो इस केस में जब आपसे ये बोला जाएगा कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो आप
सारे के सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। इसमें आपको क्या करना रहेगा, मान लेते ऊपर का 5 है, दूसरे का 6 ओम है और तीसरे का 12 ओम है, तो आप जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/12 ये होगा। और ये जो आर आप देख रहे हो ये आपका एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको आपको इन्वर्स करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को तो उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। और अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हो किस चीज को भाई, रेजिस्टेंस को, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टर के लेंथ के, और जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है। लेकिन जब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे आप तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या होगा आपका, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो ये वाला भी रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के, और जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। बहुत सारा क्वेश्चंस इससे पूछा जा सकता है आपसे। ओके, बढ़िया। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और उसके बाद जो आगे बचा हुआ उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट से कवर अप करते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उसको मेजर कैसे करेंगे हम लोग, ये समझिए भाई। तब उससे पहले हमारा इलेक्ट्रिक पावर भी है, उसको भी लेना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या है ये थोड़ा सा आप देखें तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर आपका। ओके, यानी कि यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसको हम लोग पावर कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हो गया आपका I²R, मतलब कि आप अलग अलग तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो, यानी कि ये W/T यहाँ पे यूज हो रहा है ना। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से मतलब अलग अलग चीज यूज करके डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा पोटेंशियल होता है, यानी कि जो V होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ से आपने W का वैल्यू निकाल लिया। इस तरीके से जो डिराइव कर सकते हो आप अलग अलग फॉर्मूलाज, वो क्या है I²R, यानी कि अगर कहीं पे आपको पावर निकालना रहा तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो I²R। ओके, इसके अलावा आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो दैट इज V²/R। ये सारा फॉर्मूला जो आप जो है वो यूज कर सकते हो। ओके, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। ये हो गया आपका पावर का। उसके बाद आपका है नीचे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है उसको मेजर कैसे करेंगे हम लोग, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग, कितना एनर्जी हम लोगों ने यूज कर लिया है। तो इसको यूज करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है BOT। ओके, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं इसको, और नॉर्मली हम लोगों के लैंग्वेज में इसको यूनिट कहते हैं। जो कि आपके घर पे बिल आता है जिसमें लिखा रहता है 15 यूनिट, 20 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट। तो उस तरीके से हम लोग जो है वो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुआ, 1 यूनिट यूज हुआ, 2 यूनिट यूज हुआ। तो BOT और यूनिट बात एक ही है। BOT का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके, तो मेजर कैसे करते हैं ये समझिए। मेजर करते हैं इसको हम लोग बेसिकली लिखते हैं वाट इंटू आर। ओके, यानी मान लेते हैं कि हमने 5 वाट का बल्ब जलाया 10 घंटे के लिए, तो कुछ इस तरीके से उसको निकालेंगे कि 5 × 10 और डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल में होता है 1 kWh। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 kWh बस। तो यहाँ पे वॉट आर तो है लेकिन किलो की जगह पे यहाँ पे 1/1000 यूज कर दिया गया है, ताकि 1/1000 का मतलब ही हो गया यहाँ पे किलो और इंटू वॉट इंटू आर। बढ़िया। तो 1 किलोवाट आर का मतलब ये हुआ कि अगर 1000 वॉट का कोई डिवाइस 1 घंटे के लिए ऑपरेट हो रहा है तो उतने देर में उस टाइम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा उसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। फिर से समझिए, 1000 वाट का कोई अगर डिवाइस है आपके पास और वो अगर यूज हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, खत्म हुआ है, उसको खर्च हुआ है, उसको हम लोग 1 यूनिट कहेंगे। यही मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, एक और आपका यहाँ पे रूल है दैट इज एम्पेयर्स स्विमिंग रूल। ये क्या है, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप ये इमेजिन करें कि एक इंसान है जो कि स्विम कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो इधर मान लेते हैं कि वो स्विम कर रहा हो। ओके, बढ़िया। और एक इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर है, उससे करंट भी पास कर रहा है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में, यानी आदमी भी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
तो इस वक्त ये बताया गया है कि उसका जो बेसिकली और आगे देखते हैं यहाँ पे, उसका जो लेफ्ट हैंड है ना, उसका जो लेफ्ट हैंड है, हमारे मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए एक बार इसका एग्जैक्ट रूल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो इफ अ मैन बी इमेजिन टू बी स्विमिंग अलोंग अ करंट कैरिंग वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विद हिज फेस टर्न टुवर्ड्स अ फ्रीली रोटेटिंग मैग्नेटिक नीडल, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। ये इसलिए यहाँ पे किस बेसिस पे बताया गया इस चीज को, ये समझिए। अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई मैग्नेटिक नीडल है, ओके, मैग्नेटिक नीडल यानी कि जो कंपास वगैरह में यूज होता है जो मैग्नेटिक नीडल, उसके बारे में, उसके ऊपर से हम लोगों ने क्या किया कि एक करंट पास करवा दिया। एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर से हमने करंट पास करवा दिया। तो अगर ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा ना, वो उस पर्सन के, यानी कि ये नॉर्थ पोल इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा या इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो भाई ये डिफ्लेक्ट होगा उस पर्सन का लेफ्ट हैंड जिस तरफ है उस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये बेसिकली आपका एम्पेयर स्विमिंग रूल के थ्रू बताया गया है। ओके, इसको डिटेल में मैंने आप यूट्यूब पे भी कवर कर रखा है एम्पेयर स्विमिंग रूल को, एज वेल एज इसको ऐप में जो फ्री कोर्स है उसमें भी मैंने अच्छे से इसको नोट्स के साथ इंक्लूड कर रखा है। राइट हैंड ग्रास्प रूल क्या है भाई? तो इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर बी हेल्ड इन अ राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, यानी कि अगर आपने एक कंडक्टर को अगर आपने पकड़ लिया कस के इन द सेंस कि आपने मुट्ठी बांधकर उसको पकड़ लिया, जब आप मुट्ठी बांधोगे तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा, अगर उसी डायरेक्शन में उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, तो जो आपका बाकी सारा फिंगर जिस डायरेक्शन में घूमकर मुट्ठी बनाया है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन भी क्रिएट हो रहा होगा। ये हमें बताया गया है राइट हैंड ग्रास्प रूल से। ओके, तो ये था आपका फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और इसमें और भी बहुत कुछ है, थ्योरेटिकल भी बहुत सारा कुछ है, आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। तो जस्ट ये रिवीजन के लिए फॉर्मूलाज वगैरह था और कुछ कॉन्सेप्ट्स था, ताकि आपको ये चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, इस पूरे चीज को आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप में जाकर, वहां पे आपको एक क्विक रिवीजन का ऑप्शन दिख जाएगा जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाओगे, जिससे होगा ये कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो फटाक से आप फोन ओपन करोगे और आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।